क्या आप भी एक ऐसे घर में रह सकते हैं जहां हर कोना एक रहस्य छुपाए बैठा हो? 825 फॉरेस्ट रोड, एक ऐसा बंगला जो जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खौफनाक। हर तस्वीर में एक सुराग है और हर सुराग एक खतरनाक सच की तरफ ले जाता है। फिल्म का नाम हिंदी में 825 फॉरेस्ट रोड, रहस्य और मौत का बंगला। इस फिल्म की शुरुआत होती है चक नाम के व्यक्ति से, जो हाल ही में एक शानदार और महंगा बंगला खरीदता है। लेकिन जब वो अंदर कदम रखता है तो हैरान रह जाता है। उस आलीशान बंगले की छत से बारिश का पानी टपक रहा होता है। चक तुरंत इस लीकेज की तस्वीर खींचकर प्रॉपर्टी एजेंट को भेज देता है और मन ही मन उसे कोसने लगता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया के फैशन स्टूडियो में जाता है, ये देखने की कहीं वहां भी पानी तो नहीं टपक रहा। मारिया, जो एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर है, उस समय लाइव सेशन कर रही होती है। सौभाग्य से स्टूडियो पूरी तरह सूखा था। तभी चक की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक अजीब सी मॉडलिंग डमी पर जाती है, जिससे मारिया कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है और जिसे वो साथ ही बंगले में ले आई थी। चक को डमी में कुछ अजीब महसूस होता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद चक बंगले के बाहर निरीक्षण करता है कि कहीं कोई और समस्या तो नहीं है। तभी उसका पड़ोसी आता है और आश्चर्य जताता है कि अरे, ये बंगला तुमने कैसे खरीद लिया? बातचीत के दौरान पड़ोसी उसे एक भयानक राज बताता है कि इस घर के पुराने मालिक ने यहीं सुसाइड किया था। चक स्तब्ध रह जाता है क्योंकि एजेंट ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो फिर से लीकेज की खींची गई तस्वीरों को गौर से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक तस्वीर में रखी शॉटगन पर जाती है, जबकि उसके घर में कोई हथियार है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि ये गन वहां आई तो आई कहां से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। घर में रहस्यमय घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगली सुबह जब चक बंगले के बगीचे में टहल रहा था, उसकी नजर अपनी पत्नी की उस मॉडलिंग डमी पर पड़ी, जो बेहद अजीब हालत में एक टेढ़े पेचदार अंदाज में बगीचे के बीचों बीच खड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसी वक्त उसका पड़ोसी फिर से आ धमका। उसने डमी को घूरते हुए कहा। फिर चक ने कहा, मुझे शक है ये मेरी बहन हो सकती है। शराब के असर में दरअसल कुछ महीने पहले उनकी मां की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी बहन की मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। पड़ोसी ने चक को सलाह दी, अपनी बहन का इलाज करवाओ और एक काम करो, पास की लाइब्रेरी में जाकर इस इलाके का इतिहास जरूर पढ़ो, कुछ बातें समझ आ जाएंगी। और हाँ, आज रात हमारी लोकल कम्युनिटी मीटिंग है, वहां भी आना। दोपहर को चक लाइब्रेरी पहुंचता है और वहां पुरानी किताबों में खो जाता है। एक मोटी सी किताब मिलती है जिसमें इस रहस्यमयी गांव का इतिहास छिपा होता है। जैसे ही वो निकलने लगता है, उसकी नजर कुछ फर्श पर गिरी किताबों पर पड़ती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो आंसुओं में डूबी हुई थी। वो लड़की उसे चेतावनी देती है, इस जगह के रहस्यों में ज्यादा दिलचस्पी मत लो, नहीं तो इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। चक उसे भ्रमित या मानसिक रोगी समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और किताबें लेकर काउंटर पर पहुंचता है। लेकिन जब लाइब्रेरियन ने उन किताबों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो चक को चेताता है, इन रहस्यों को मत कुरेदो। आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। चक ने सफाई दी, मैं तो बस इतिहास जानना चाहता हूं। और मैंने वहां एक रोती हुई लड़की को भी देखा था। लाइब्रेरियन अचानक गंभीर हो गया और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। चक भी चुपचाप घर लौट आया, लेकिन अब उसके सवाल और गहरे हो गए थे। घर लौटने के बाद चक ने कुछ पुरानी किताबें पढ़ना शुरू की, जो 1980 में हुई एक गुप्त कॉन्फ्रेंस से जुड़ी थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। बाहर उसकी एक नई स्टूडेंट खड़ी थी, म्यूजिक क्लास के लिए पहली बार आई थी। चक एक अनुभवी म्यूजिक टीचर था और आज ये उसकी स्टूडेंट की पहली क्लास थी। शुरुआत में लड़की काफी नर्वस लग रही थी, इसलिए चक उसके लिए किचन से पानी लाने चला गया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके।
लेकिन तभी बिना किसी के पियानो पर बैठे कमरे में पियानो की एक अद्भुत धुन गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल पियानो आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस कर रहा हो। चक चौंक गया, क्योंकि उसकी स्टूडेंट तो अभी भी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर दोनों डर से सन्न रह गए। जैसे ही चक पियानो की तरफ मुड़ा, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था और उस रहस्यमयी महिला का कोई नामो निशान नहीं था। वही महिला जिसके बारे में स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले बात की थी। घबराकर वो स्टूडेंट तुरंत वहां से भाग गई। रात को चक अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी किसी ऑफिशियल ट्रिप पर बाहर गई हुई थी। अकेलापन मिटाने के लिए वो अपने पड़ोसी की बताई गार्डन क्लब मीटिंग में चला गया। वहां गांव के कुछ लोग एक संवेदनशील और अंधेरे में डूबे विषय पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा विषय जिससे गांव के लोग आमतौर पर दूरी बनाए रखते थे। मीटिंग में केवल 6 लोग थे। चक ने देखा कि लाइब्रेरी में काम करने वाला शख्स भी वहां मौजूद था। वो एक पुरानी कहानी को साझा करता है, हेलेन फोस्टर नाम की एक महिला की, जिसने हाल ही में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर वो याद करता है एक पुराना हादसा 1980 में, जब एक और औरत हेलेन ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में बुरी तरह परेशान किया गया था और कोई उसकी मदद को नहीं आया। टूट चुकी हेलेन ने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। तब से हर साल इस गांव में रहस्यमयी आत्महत्याएं होती आ रही है। गांव वालों का मानना है कि ये सब हेलेन की आत्मा की वजह से हो रहा है, और जब तक उसका खोया हुआ घर 825 फॉरेस्ट रोड नहीं मिलता और सच्चाई सामने नहीं आती, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मीटिंग का माहौल अब डरावना होता जा रहा था और अंततः उसे वही समाप्त कर दिया गया। जैसे ही चक घर से बाहर निकला, पास वाले वीरान चर्च से किसी औरत की रहस्यमयी हंसी की गूंज उसके कानों में पड़ी। दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो घबराकर सीधा घर लौटा। इजाबेल अब भी अपनी मां की मौत के गम से उबर नहीं पाई थी। हर रात उसे डरावने सपने आते, जिनमें अक्सर मां की धुंधली छवि नजर आती थी। जब भी ऐसा होता, वो चक के पास चली जाती, अपने डर को बांटती, बस थोड़ा सुकून पाने के लिए। उसी शाम इजाबेल का स्कूल फ्रेंड उनसे मिलने आया। वो बचपन से ही उसी गांव में रह रहा था और गांव की कई खौफनाक कहानियां जानता था। उसने इजाबेल को गांव की सबसे डरावनी आत्महत्या की कहानी बड़े विस्तार से सुनाई। रात को जब इजाबेल सो रही थी, तो अचानक बाथरूम की लाइट अपने आप जल उठी। उसने उठकर लाइट बंद की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो फिर से जल गई। उसे लगा स्विच में खराबी होगी, इसलिए उसने बल्ब ही निकालकर बेड की साइड टेबल पर रख दिया। पर जैसे ही उसने फिर से सोने की कोशिश की, कुछ बेहद अजीब घटित होने लगा। कमरे में रहस्यमयी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह जब इजाबेल की नींद खुली, सूरज की रोशनी कमरे में भर चुकी थी। उसे लगा शायद रात का सब कुछ एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बल्ब पर पड़ी जो उसने खुद साइड टेबल पर रखा था, उसे यकीन हो गया, जो कुछ भी रात में हुआ वो सपना नहीं, हकीकत था। फिर वो अपने दोस्त से मिलती है और उसे ये बात बताती है। तभी उसके भाई चक का कॉल आया, जिसने घबराई आवाज में इजाबेल से कहा, तुरंत घर लौटो। जब इजाबेल घर पहुंची तो देखा भाभी मारिया बुरी तरह सहमी हुई थी, मानो कुछ बेहद भयावह घट चुका हो। कुछ समय पहले मारिया अपने डिजाइन स्टूडियो से एक लाइव सेशन कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। उसके पीछे रखे डमी मॉडल का हाथ अचानक खुद ब खुद हिलने लगा। ये नजारा उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लाइव देखा और तुरंत उसे कॉल कर दी। मारिया को लगा कि शायद वो ब्राइडल ड्रेस को लेकर कुछ कहने वाली है। उसने बिना घबराए एक वीडियो बनाकर बताया कि ड्रेस पहले से ही तैयार है, लेकिन जब वो फिर से कैमरे के सामने बैठी तो उसके होश उड़ गए। डमी मॉडल वहां से गायब थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी दोस्त ने मैसेज पर मैसेज भेजे, फौरन उस कमरे से बाहर निकलो। लेकिन मारिया ने इसे नजरअंदाज किया और अपना लाइव सेशन जारी रखा।
कुछ ही मिनट बाद जब वो डमी की ड्रेस दिखाने के लिए मुड़ी तो देखा कि डमी वाकई गायब थी। तभी पास वाले कमरे से एक जोरदार आवाज आई। डरते हुए वो उस कमरे की ओर बढ़ी और वही उसे उस डमी मॉडल की असली सच्चाई का एहसास हुआ। चक, जिसने सारी बातें सुनी थी, तुरंत घर आया। दोनों ने मिलकर उस डमी को आग लगा दी। चक ने बताया कि इस बंगले का पिछला मालिक आत्महत्या कर चुका था। शायद वही आत्मा अब भी इस घर में भटक रही थी। उन्होंने फैसला लिया, अब ये घर छोड़ना ही बेहतर होगा। इजाबेल को कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए कहा गया। उसके एक दोस्त ने उसका सामान पैक करने में मदद की। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें इजाबेल अपनी मां के साथ थी। उसने कहा, ये तो वो औरत नहीं लगती जिसे तुम अपनी मां बताती हो। तस्वीर में उसकी शक्ल ही कुछ और है। इजाबेल ने चौंकते हुए बताया, मेरी मां तो कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। ये सुनकर उसका दोस्त हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने हाल ही में उसी महिला को इस घर में चलते फिरते देखा था। इन्हीं उलझनों में डूबे थे कि तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। दोनों नीचे पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कमरे में असहनीय ठंड थी और हवाओं में जैसे कोई सिसकियां घुली हो। इजाबेल का दोस्त डर नहीं झेल पाया और किसी बहाने से बाहर निकल गया। अब इजाबेल अकेली थी। तभी उसने अपने पीछे से किसी के धीरे से उसका नाम पुकारने की आवाज सुनी। डरते हुए जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक मारिया वहां आ जाती है और इजाबेल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो दृढ़ता से कहती है, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। डर के साए में डूबी दोनों लड़कियां फिर अपने अपने कमरों में लौट जाती हैं। कुछ ही देर बाद मारिया के कमरे से एक खौफनाक चीख गूंजती है। इजाबेल दौड़कर उसके पास पहुंचती है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खोला हो। मारिया बुरी तरह कांप रही थी। वो चीखती हुई इजाबेल के कमरे में आ जाती है। उसके चेहरे पर डर गहराया हुआ था, नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब थोड़ी देर बाद सब शांत हुआ, तभी इजाबेल का दोस्त वापस आता है। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। वो बताता है कि 1923 के शहर के योजनाकारों की एक रहस्यमयी किताब और मौजूदा नक्शे को मिलाकर उसने एक जगह खोज निकाली है, 825 फॉरेस्ट रोड, और वही इस कहानी का असली नाम भी है। चक अब तय कर चुका था कि वो उस व्यक्ति से खुद मिलेगा, वो वहां खुद जाकर देखेगा। इजाबेल भी साथ चलने की जिद करती है। तभी बाहर एक महिला एजेंट आती है जो एक एड शूट के लिए मदद मांगती है। चक को जरूरी काम से निकलना था, लेकिन मारिया, जो अब थोड़ी सामान्य लग रही थी, वो एजेंट की मदद करने को रुक जाती है। इजाबेल को कुछ अनहोनी की आहट महसूस होती है, इसलिए वो अपने दोस्त को मारिया के साथ रुकने के लिए कहती है और खुद चक के साथ उस रहस्यमयी पते की ओर निकल पड़ती है, 825 फॉरेस्ट रोड। रास्ते में चक कहता है, अगर ये वही घर निकला तो मैं इसे आग लगा दूंगा। उधर एड शूट के दौरान एजेंट अचानक किसी अनजान भाषा में बोलने लगती है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता। चक और इजाबेल अब घने जंगलों से होते हुए एक वीरान हवेली तक पहुंचते हैं। खिड़की तोड़कर वो अंदर घुसते हैं, कुछ नंबर या चिन्ह खोजने लगते हैं। इजाबेल ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ती है और हैरानी से देखती है कि अंदर से ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा चक का घर था। तभी एक परछाई उसके पीछे से गुजरती है। इधर घर में मौजूद मारिया अचानक 1980 की एक पुरानी घटना के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है, मेरी बेटी को स्कूल में बहुत सताया गया था। उसने मदद की गुहार लगाई थी, मगर कोई नहीं आया। असल में अब मारिया के अंदर समा चुकी थी एक दुखी आत्मा, हेलन, उस औरत की आत्मा जिसने उस अन्याय से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। चक उस पुराने घर के तहखाने की खुदाई कर रहा था। उसे जमीन के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला।
उसमें ढेर सारे खत थे, सभी एक ही औरत की हैंडराइटिंग में, जिन्हें एक स्कूल को भेजा गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारे खत वापसी के निशान के साथ लौट आए थे। हर खत पर लिखा हुआ था वही पता, 825 फॉरेस्ट रोड। चक को अचानक ये एहसास होता है कि ये वही घर है, वो पुराना पता, वही जगह, वही औरत। और तभी समझ आता है कि इस घर में आत्मा क्यों आती है। ये कभी उसका अपना घर हुआ करता था। डर और घबराहट में चक ऊपर भागता है इजाबल को लेने के लिए, लेकिन इजाबल एक कोने में चुपचाप सहमी हुई खड़ी थी। उसके दोस्त को भी अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसने मारिया से उसकी बेटी का नाम पूछा और फिर अचानक मारिया जोर से चीखने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी एक अदृश्य हाथ ने इजाबेल को उसके कंधों से पकड़ लिया। चक ने यह देखा और उसे बचाने दौड़ा, मगर तभी एक अदृश्य ताकत ने दोनों को खींचकर पुराने कमरे में बंद कर दिया। और फिर सच सामने आया। इस घर में भटक रही आत्मा दरअसल हेलन नाम की औरत की थी। उसने इजाबेल और चक दोनों को मार डाला। हेलन टाउन के लोगों से बदला ले रही थी, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब पूरे कस्बे ने उसे अकेला छोड़ दिया। चाहे कोई निर्दोष हो या अजनबी, इस कस्बे में जो भी आता है वो उसकी आत्मा का अगला शिकार बनता है। हेलन अलग अलग तरीकों से लोगों की जान लेती है और ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक उसकी पीड़ा, उसका रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं हो जाता और उसे आखिरकार मुक्ति नहीं मिल जाती। कभी किसी घर का पता सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो कभी किसी की चीखें, किसी का बदला और किसी की अधूरी कहानी भी हो सकता है। कभी कभी किसी की अनदेखी मदद की पुकार एक श्राप बन जाती है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती।